हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएसएफ क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कंजर्वेटिव रीजन थे उन्होंने ही क्या अपनी जिम्मेदारी ली थी क्या करने के लिए कि जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, और उनके द्वारा ही क्या है जर्मनी के नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट थे उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा था। अब हम लोग इस वीडियो में इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इटली का यूनिफिकेशन किया गया, क्या क्या यहाँ पे कंडीशन थी। देखिएगा आपकी बुक में लिखा गया है कि लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटालियंस वेर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो ये देखिएगा इसमें क्या ये रहा कि जो इटली था हमारा वो अलग अलग, आगे देखिएगा इसमें लिखेगा कि 7 स्टेट्स में क्या है इटली जो है डिवाइड था। अब क्या था कि देखिएगा नॉर्थ रीजन, मिडिल, सेंट्रल रीजन जो होता है वो, और फिर आपका क्या है साउदर्न रीजन आ जाएगा। तो नॉर्थ में आपका कुछ हिस्सा क्या है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, कुछ हिस्सा जो है इटालियन प्रिंसेस के अंडर में था, और जो बीच का हमारा सेंट्रल जो रीजन था उसमें क्या है जो पोप होते थे तो पोप का शासन था। और थर्ड जो सबसे साउदर्न वाला रीजन था तो वहां पे भी अलग अलग राजा जो है शासन कर रहे थे उस टाइम पे। अब इसमें देखिएगा लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इटालियंस वेयर स्कैटर्ड, अलग अलग क्या है बटे हुए थे सब लोग। कह रहा है कि ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब क्या 19th सेंचुरी यानी कि 1801 से 1899 तक, और मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी यानी कि 1850s के टाइम की बात हो रही है कि मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली वन साइड इनिया पिडमांड जो है वो किसके पास था, इटालियन प्रिंसली स्टेट जो थे उनके पास था। नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, जो नॉर्थ वाला रीजन था अभी मैंने बताया आपको कि वो किसके अंडर में था, जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था उसके अंडर में था। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप, और सेंटर किसके अंडर में था, वो पोप के अंडर में था। अब देखिएगा होता क्या है कि जो साउदर्न वाला रीजन था वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे उनके अंडर में था। तो हमने 3 अलग अलग रीजन देखे। थोड़ा इसको एक बार हम मैप में क्लियर करते हैं। देखिएगा आपके बुक में दिया गया होगा नीचे मैप। हाँ देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ इधर देखिएगा ये वाला हिस्सा जो है ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, और ये जो सार्डिनिया पिडमांट है ये है, ये हो गया पेपल स्टेट, ये हो गया, और किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज यहाँ पे क्या था बर्बन किंग्स, जो स्पेन के बर्बन किंग्स थे उनका शासन यहाँ पे था। और ये ईयर्स हैं जो अलग अलग क्या है दिखाए गए आपकी बुक में कब कब जो है ये 1870s में जो पोप थे वो उन्होंने क्या है अब त्याग दिया था शासन, जो है वहाँ पे सरेंडर कर दिया था 1860s, 1858, 1858, 1866। तो ये क्या है डेट्स हैं अलग अलग कब कब जो है, ये डेट्स कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो इसको मेंशन कर लीजिएगा आपके बुक में दिया हुआ है। अब देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि इटालियन प्रिंसली हाउस के पास था कौन सा नॉर्दर्न रीजन, फिर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, और नीचे बर्बन किंग्स स्पेन के थे, ठीक है। कह रहा है कि इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। अब जो लैंग्वेज था वो जैसे एक लैंग्वेज होता है वो पूरा इटली में कॉमन होता, लेकिन कॉमन नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज जो है बोला जा रहा था। ड्यूरिंग 80s 30s गैसपी मेजनी, अब ये गैसपी मेजनी वही है जो 1830 में उन्होंने क्या है इटली में एक रिवॉल्यूशन किया था, बट वो फेल्ड हो गया और वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, पर उसका जो इफेक्ट था अभी दिख रहा है हमको। देखिएगा ड्यूरिंग 80s 30s जब गैसपी मेजनी हैड sought to put together a coherent program for a unitary of Italian Republic, इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए मेजनी के द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे 1830s के टाइम पे, बट वो सक्सेस नहीं रहा है। याद है आपको, याद कीजिएगा यंग इटली और बर्न जो है जगह था वहाँ पे बनाया गया था, यंग इटली और यूरोप, यंग यूरोप करके 2 सोसाइटी थी उनके द्वारा बनाया गया था मर्सिलीज और बर्न में, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा कौन सा मर्सिलीज में है और कौन सा बर्न में है, ठीक है।
तो इनके द्वारा जो सेक्रेट सोसाइटी थी वो फाउंड किया गया था वहाँ पे इटली में, इटली को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ही हैड आल्सो फाउंड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848। 1831 और 1848 के टाइम पे जो अपहेवल हुए थे उसमें भी रिवॉल्यूशनरी के द्वारा जो अपहेवल किया गया था वो भी क्या है, एक तरह से फेल्योर ही हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है कि ये जो जिम्मेदारी है वो कौन लेता है, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, सार्डिनिया पिडमैंड के जो क्या थे, किंग थे। ठीक है, उनके द्वारा लिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1840 मीन दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन द सार्डिनिया पिडमैंड अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वार इन द आईज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स of this region. A unified Italy offered them to possibility of economic development and political domination. अब क्या ये रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ में कि जो यूनिफाइड इटली होगा वो जो राजा होगा जो उसको भी क्या है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डोमिनेशन उसका बढ़ेगा। ठीक है, उसको ज़्यादा क्षेत्र रहेंगे, ज़्यादा क्षेत्र पर वो शासन करेगा। ठीक है, और इकोनॉमिक अफेयर की जो चीज़ें होती हैं जैसे ट्रेड वगैरह, तो ये सब ज़्यादा क्षेत्र में होंगे तो उनको क्या है, उनका भी डोमिनेंस बढ़ेगा। तो इसलिए जो कंजर्वेटिव थे वो अपनी तरफ से इन चीज़ों को क्या है प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, अब देखिएगा कि जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड है वो चीफ मिनिस्टर कैवियोर को क्या है ऑर्डर देते हैं, क्या बोलते हैं कि लेट द मूवमेंट टू यूनिफाइड द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलिट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। कह रहा है कि जो कैवियोर थे वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे। ठीक है, और बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, देखिएगा अभी आगे इसमें आपकी बुक में लिखा गया है कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। कह रहा है कि लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवियोर। इस लाइन में बड़ा अच्छा लिखा गया है कि क्या जो कूटनीतिक संबंध फ्रांस के द्वारा ये साबित किए थे, जो कैवियोर थे कूटनीतिक संधि किए थे। ठीक है, तो उसके द्वारा फ्रांस के साथ मिलके ये क्या करते हैं, सार्डिनिया पिडमैंड सक्सेसेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। ठीक है, अब इनके द्वारा क्या है 1859 में सार्डिनिया पिडमैंड को क्या है जीत लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कह रहा है कि थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवियोर सार्डिनिया पिडमैंड सक्सीड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859 अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गैसेपी गैरिबाल्डी ज्वाइंड द फ्रे इन 1860। अब देखिएगा वो गैसेपी मैजनी थे, ये क्या है गैसेपी गैरिबाल्डी, और ये जो साउदर्न रीजन था in 1860 they marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasant। नॉर्मल ट्रूप्स के अलावा जो लोग लोकल लोग थे उनके सपोर्ट से भी, पीजेंट के सपोर्ट से, ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर इन 1861। जो बर्बन किंग्स स्पेन के जो साउदर्न रीजन जो इटली का था उसमें शासन कर रहे थे उनको जो है हटा दिया गया। ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ इटली। ठीक है, यूनिफाइड इटली। ठीक है, तो अब विक्टर इमैनुअल, उधर हमने देखा कि जर्मनी में क्या है कैसर विलियम्स जो थे उनको राजा बनाया गया था, और इसमें विक्टर इमैनुअल सेकेंड को इटली यूनिफाइड इटली का क्या है किंग प्रोक्लेम कर दिया जाता है। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वेर वेरी हाई। क्या ये रहा कि जो इटालियन पॉपुलेशन था उसमें लोगों की इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लोग अनवेयर थे, उनको ये भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ें, ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, डेमोक्रेसी, ये सब क्या है, क्या बातें हो रही हैं। देखिएगा आगे क्या लिखा है कि जो इटालियन पॉपुलेशन था among whom who rates illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। यानी कि जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी उनको ये लोग अनवेयर थे, समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो कह रहा है कि द पीजेंट मैसेज हु हैड सपोर्ट गैरिबाल्डी, जो लोग सपोर्ट कर रहे, जो पीजेंट सपोर्ट कर रहे थे गैरिबाल्डी को इन साउदर्न इटली, इटली के साउथ में। ठीक है, साउदर्न इटली जो था उसमें हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, इटालिया शब्द वो कभी सुने ही नहीं था। और देखिएगा आगे क्या लिखा है कि एंड बिलीव दैट ला टालिया वाज विक्टर इमैनुअल वाइफ, और जो ला टालिया बोला जा रहा था
उनको ऐसा लग रहा था कि ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ जो हमने इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा उसको एक बार फिर से रिकैप कीजिएगा। क्या हुआ था कि जब शुरुआत में जो हमने देखा कि 7 स्टेट में इटली जो है पूरा डिवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद से अलग अलग शासन जो है वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोले जा रहे थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए जब सार्डिनिया पिडमांग के जो किंग थे उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और कैब्योर के द्वारा नॉर्थ इटली और फिर गैरिबाल्डी के द्वारा साउथ इटली को क्या है जीता गया। और जो लास्ट में 1870s के टाइम पे 1870 में जो पोप थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था और फिर वो पूरा क्या है यूनिफाइड इटली बना दिया गया था। ये देखिएगा यहाँ पे, ये है आपका अलग अलग स्टेट्स जो इटली में उस समय के थे। और आफ्टर यूनिफिकेशन ये रहा आपका इटली का मैप, इसमें डेट्स मेंशन है अलग अलग, इसको आप देख सकते हैं। और हमने जो फ्लो चार्ट बना रखे हैं उसको एक बार देखिएगा, इसमें वही चीज़ है पॉइंट्स में लिखी गई है। देखिएगा ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, ये सारा वही है, वो इसी स्टोरी को दोहराएगा। ठीक है, द नॉर्थ रीजन किसके द्वारा, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था उसके द्वारा शासन किया जा रहा था। सेंटर किसके द्वारा, पोप के द्वारा रूल किया जा रहा था। और जो साउदर्न रीजन था वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के द्वारा रूल किया जा रहा था। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गैसपी मेजनी के बारे में है, शायद भूल गया होगा। गैसपी मेजनी क्या है कि सेक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाया था और एक टाइम पे, उस टाइम पे जब इन्होंने एक रिवॉल्यूशन इटली को यूनिफाई करने के लिए खड़ा किया था वो फेल्ड हो गया था। ठीक है, और यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, मर्सलीज और बर्न में बनाए गए थे। ठीक है, ये दो सोसाइटी बनाई गई थी गैसपी मेजनी के द्वारा। अब देखिएगा जो यूनिफाइड इटली होगा वो पॉसिबिलिटी देगा किसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, राजा जो है उसको और ज़्यादा क्षेत्र में जब वो शासन करेगा तो उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बताया जा रहा है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। तब ये पूछेगा कि यूनिफाइड इटली राजा को कैसे प्रोवाइड करेगी, तो राजा उसमें क्या है, जब उसको ज़्यादा क्षेत्र शासन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में बात की गई है। 1861 के टाइम पे विक्टर इमैनुअल सेकेंड को क्या है प्रोक्लेम कर दिया गया था किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। ठीक है, अब एक चीज हम लोगों ने और ध्यान देनी है क्या, कि इटालियन पॉपुलेशन क्या थी, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी इटालियन पॉपुलेशन में। ठीक है, और इलिटरेसी ज्यादा होने की वजह से ये लोग अनवेयर थे क्या, लिबरल नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट थे, जो आइडियोलॉजी थी उसको ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। और ला टालिया जो बोला जा रहा था, वो ला टालिया क्या समझ रहे थे, ला टालिया को समझ रहे थे विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। ठीक है, तो ये चीजें थी। और फ्रांस के साथ एक संधि, कूटनीतिक संधि किए थे, किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर कैब्योर के द्वारा की गई थी। तो ये था हमारा इटली का यूनिफिकेशन। अब आगे हम इसी वीडियो में ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए द स्ट्रेंज केस ऑफ Britain. The model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. कह रहा है कि जो मॉडल ऑफ नेशन स्टेट था वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। आगे देखिएगा, ग्रेट इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल। ये कोई तुरंत की गई क्रांति नहीं थी, क्रांति भी नहीं थी और ऐसी चीज नहीं थी कि इसको तुरंत शुरू किया गया और वो क्या है कि अगले दिन जब भी उठ के देखें हम, जब बोल दिया गया क्रांति तो वो क्रांति हो गया, नहीं, ये बहुत ही लंबा इसका भी इतिहास रहा है। देखिएगा कह रहा है कि वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रियर टू द 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड इन ब्रिटिश वेयर एथनिक वंस। अब देखिएगा जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश नेशन था, उस समय नहीं था ब्रिटिश नेशन, जो ब्रिटेन था वो भी क्या है अलग अलग, उसमें भी क्या है एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। कौन कौन से, जैसे देखिएगा सच है इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता था, फिर वेल्स है, स्कॉट है, आयरिश है, ये सब जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे उनका अपना खुद का कल्चर था, ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। बट एज इंग्लैंड इंग्लिश नेशन एज स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे के टाइम पे क्या हुआ था कि
बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की डिमांड इंग्लैंड को थी, ठीक है। अब देखिएगा जब हम उस समय पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट और उससे पहले की जब टाइम पीरियड को देखेंगे तो उसमें भी हम देखते हैं कि क्या है कि रॉ मटेरियल्स को थ्रू इंडिया से वो ब्रिटेन जाता था, फिर वो गुड्स बन के फिर इंडिया में आता था और उसको बेचा जाता था। तो क्या है, मशीन से ज़्यादा सामान वो हमारे ही रॉ मटेरियल लेके अम्मी को बना के भेज देते थे अंग्रेज जो थे उस टाइम पे, ठीक है। तो वही चीज़ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो अंग्रेज का वेल्थ जो है, इंपॉर्टेंस जो है और बढ़ने लगा। अंग्रेज क्या है, इंग्लिश जो है और ज़्यादा रिच इंग्लैंड में होने लगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, और ये क्या था, फिर अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना शुरू कर दिए ओवर द अदर नेशन, दूसरे नेशन पे, आइसलैंड के, ठीक है। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच है सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, मोनार्की से पावर क्या है ले लिया जाता है इन 1688। ये डेट आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट डेट है 1688। एट द एंड ऑफ अ प्रोटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which nation state with England at its center come to force। देखिए इसके बाद से 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन लाया जाता है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, दैट रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आया है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो हम थोड़ा सा दो तीन टर्म के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। ब्रिटेन, ठीक है, और ब्रिटिश आइल्स क्या होता है, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। देखिएगा एक सेकेंड, दो मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है क्या हमारा इंग्लैंड का मैप, इंग्लैंड, और ये वेल्स है, और ये वाला हिस्सा है स्कॉटलैंड, और ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ठीक है। तो इस वाले मैप को जरा एक सेकंड देखिएगा, ये हो गया हमारा स्कॉटलैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये ब्रिटेन हो गया इंग्लैंड, और ये हो गया स्कॉटलैंड। तो इन तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है, ठीक है। क्या बोला हमने, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है, ठीक है। और जब, और ये है हमारा ये जो मैप में हमको दिख रहा है, ये क्या है, ये है आयरलैंड पूरा मैप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और ये है नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है। तो इस मैप में जो दिख रहा है आपको, हमने क्या बताया अभी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बनाता है, ग्रेट ब्रिटेन। और जब नॉर्दर्न आइलैंड इसके साथ मिल जाता है तो ये क्या बनता है, देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और फिर जो थर्ड मैप जो दिख रहा है, ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये आयरलैंड है, और इन सब को जब हम मिला देते हैं तो ये बनता है ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, एक बार और देख लीजिए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और उसके साथ जब नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, ठीक है। और जब सारों को मिला देते हैं, यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अपने बुक में, कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है कब, 1707 में। मींट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच क्या है, दोनों मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन वाले जो है, ये क्या नाम है, इंग्लैंड जो है, ये इन्फ्लुएंस अपना डालना शुरू कर देते हैं, किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो किसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था, जो इंग्लिश मेंबर थे, इंग्लिश लोग उसमें ज्यादा थे, ठीक है। The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed, ठीक है। स्कॉटलैंड के जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, उनको क्या किया जा रहा, धीरे धीरे सप्रेस किया जा रहा था सिस्टमेटिकली तरीके से, वो चीज़ है। द कैथोलिक
क्लैंस दैट इनहेबिटेड ऑफ द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन, उनको क्या दबाया जा रहा था। अब देखिएगा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो होते हैं, ठीक है, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या है, ये जो क्रिश्चियनिटी होती है, क्रिश्चियन में दो सेक्ट होते हैं अलग अलग, क्या है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब देखिएगा इसमें कैथोलिक जो थे उनको क्या किया जा रहा था, स्कॉटलैंड के जितने भी कैथोलिक लोग थे, इंग्लैंड में क्या है प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज़्यादा मेजोरिटी में थे, तो वो जो कैथोलिक थे स्कॉटलैंड के उनको क्या है दबाया जा रहा था, ठीक है, रिप्रेस किया जा रहा था उनके कल्चर वगैरह को, ठीक है। व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर, जब भी वो अपने इंडिपेंडेंस की बातें करते थे तो उसको क्या है दबा दिया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, और जो स्कॉटलैंड के जो लोग थे उनको उनका गैलिक लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया, ठीक है, ठीक है, फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर आर वेयर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, अपने उनके घर से ही क्या है बाहर निकालने के लिए बोल दिया गया था, ठीक है। अब देखिएगा आयरलैंड का पढ़ते हैं, आयरलैंड में क्या सिचुएशन था। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, ठीक है। इट वाज कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ था, आयरलैंड जो था वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों थे, ठीक है। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड, अब ये जो इंग्लिश थे, इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे ये आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को क्या है हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब आयरलैंड में क्या है कैथोलिक ज्यादा थे और इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे वो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को क्या है सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लार्जली कैथोलिक कंट्री, कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड, ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ जो है कैथोलिक जो रिवॉल्ट किया उसको दबा दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वॉल्फटन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। डेट मेंशन कर लीजिएगा, डेट अगर याद नहीं होते हैं तो जब भी हम इसको रिवाइज करेंगे तो जब टॉपिक्स अपने बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे तो उसमें डेट्स के साथ इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब जितने भी इंग्लिश कल्चर थे वो क्या है डोमिनेंस में आ गया था, डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। यहाँ पे हमारा टॉपिक का जो हम लोग टॉपिक पढ़ा इसमें इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम, और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन वाले में कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करनी है तो पॉइंट्स बना के उसको हम लोग जब एक नया वीडियो लेके आएंगे, जब ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।